सोचिए जरा, कोई अपने कमरे में अकेला है। रात के 3 बजे हैं। बाहर एकदम सन्नाटा है। पर एक आवाज आ रही है, दिल की धड़कन की, इतनी तेज कि जैसे दीवारें तक कांप रही हों। मगर ये आवाज बाहर से नहीं, ये किसी के अंदर से आ रही है। ये उस पल की आवाज है जब किसी के दिमाग में एक जहरीला, एक खतरनाक ख्याल जन्म लेता है। एक ऐसा आइडिया जो उसे यकीन दिला दे कि वो दुनिया के सारे नियमों से ऊपर है। तो आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो किसी कोर्टरूम की नहीं, बल्कि उस कैद खाने की है जिसे इंसान अपने ही दिमाग के अंदर बनाता है। एक ऐसी जेल जिसका कैदी भी इंसान खुद है और जेलर भी। सेक्शन 1, वो खतरनाक ख्याल। ये कहानी है रस्कोलेनिकॉफ की। सेंट पीटर्सबर्ग का एक गरीब स्टूडेंट, जिसके अकेले और भूखे दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक थ्योरी पनप रही है। अब ये थ्योरी है क्या? ये है एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन थ्योरी। रस्कोलनिकॉफ का मानना था कि भाई दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक साधारण और दूसरे असाधारण, जैसे नेपोलियन। और इन असाधारण लोगों को हक है कि वो इंसानियत की भलाई के लिए किसी भी नियम को तोड़ सकते हैं। रस्कोल्निकोव की नज़र में साधारण लोग तो बस बने बनाए नियमों पर चलते हैं, सिस्टम के अंदर रहते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं वो नियम बनाते हैं। वो सिस्टम के ऊपर से चलकर भविष्य को एक नई शक्ल देते हैं। और हाँ, उसे पूरा पक्का यकीन था कि वो खुद उन्हीं असाधारण लोगों में से एक है। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है, अहंकार का। जब किसी को ये लगने लगे कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, तो उसे अपने गलत रास्ते भी सही लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मंजिल तो अच्छी है ना। इसी सोच के साथ रास्कोल्निकोव ने एक बूढ़ी साहूकार को मारने का प्लान बनाया। उसे लगा कि उसके पैसों से वो हजारों गरीबों की मदद करेगा। अब आता है सेक्शन 2, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी वो मोड़ जहां से वापसी मुमकिन नहीं। अपराध करने से ठीक पहले रास्कोल्निकोव के अंदर एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। एक तरफ उसका दिमाग, दूसरी तरफ उसका ज़मीर। उसका दिमाग उसे लॉजिक दे रहा था कि अरे, वो औरत तो समाज पर एक बोझ है, उसके पैसे से हजारों का भला होगा, ये तो महान बनने की तरफ पहला कदम है। लेकिन लेकिन उसका दिल, उसकी आत्मा, वो कांप रही थी। ज़मीर की आवाज़ कह रही थी, उसकी भी जान की कीमत है, ये पाप है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। पर उसने इस आवाज़ को सुना ही नहीं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि क्या एक अच्छे मकसद के लिए कोई बुरा रास्ता चुना जा सकता है? रास्कोल्निकोव का दिमाग तो चीख चीख कर कह रहा था हाँ, लेकिन ये कहानी हमें दिखाती है कि इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जब कोई किसी अच्छी मंजिल के लिए गलत रास्ता चुनता है, तो वो उस मंजिल की अच्छाई को ही खत्म कर देता है। और जानते हैं, उसका शरीर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। ये वार्निंग सिग्नल्स थे। हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे बाहर आ जाएगा, ठंडा पसीना, चक्कर, ये सब उसका शरीर कह रहा था कि रुक जाओ। पर उसने इसे अपनी कमजोरी मान लिया और वो आगे बढ़ गया। और फिर वो पल आया, जिस लम्हे उसने वो कुल्हाड़ी उठाई, बस सब कुछ बदल गया। अब ये कोई दिमागी थ्योरी नहीं थी, ये हकीकत थी। उस पल से पहले वो एक सोचने वाला इंसान था, उस पल के बाद वो एक मुजरिम बन गया। सेक्शन 3, द प्रिजन ऑफ द माइंड, यानी दिमाग की कैद। देखिए, किसी भी जुर्म के बाद असली सजा बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। और जुर्म करने के बाद जो पहला एहसास होता है ना, वो सुकून का नहीं होता, वो होता है एक खौफनाक अकेलेपन का। ऐसा लगता है जैसे अचानक पूरी दुनिया से आप कट गए हों, बीच में एक शीशे की दीवार खड़ी हो गई है। अगले कई दिन तो वो जैसे एक धुंध में, एक बेहोशी में ही रहा। तेज बुखार, उसे ये तक याद नहीं कि कुल्हाड़ी कहाँ है, या उसने खून के धब्बे साफ भी किए थे या नहीं। और यहीं से शुरू होती है दिमागी सजा की असली स्टेज। पहले अकेलापन, फिर वहम, इतना कि दरवाजे पर हर दस्तक पुलिस की लगती है। और फिर डर, डर इतना कि अपनी परछाई से भी खौफ आने लगता है। असली सजा तो उसी पल शुरू हो चुकी थी। असल में उसकी जो ये शारीरिक बीमारी थी ना, वो उसके अंदर की, उसकी आत्मा की बीमारी का एक लक्षण थी। गिल्ट यानी अपराध बोध एक धीमे जहर की तरह काम करता है, जो सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। उसके अंदर की इस लड़ाई ने उसके जिस्म की सारी ताकत छीन ली थी। सेक्शन 4, ज़मीर का आईना। अब कहानी में एंट्री होती है 3 बहुत ही दिलचस्प किरदारों की, और ये तीनों एक तरह से रस्कोल्निकोव के ज़मीर के ही अलग अलग हिस्से हैं।
सबसे पहले हैं डिटेक्टिव पोरफेरी। ये कोई आम डिटेक्टिव नहीं है, ये एक माइंड गेम खेलता है। वो जानता है कि हर मुजरिम एक पतंगे की तरह होता है, जो खुद ब खुद सच की आग की तरफ खींचा चला आता है। वो जानता है कि रास्कोल्निकोव का अपना दिमाग ही उसे धोखा देगा। दूसरे हैं स्विद्रिगाइलोव। ये समझिए रस्कोल्निकोव का एक डार्क मिरर है। मतलब ये वो इंसान है जो रस्कोल्निकोव बनना चाहता था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी जिससे सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब रस्कोल्निकोव उसे असल में देखता है तो उसे घिन आती है, क्योंकि उसे उसकी जिंदगी में सिर्फ एक गहरा खालीपन दिखता है। और फिर आते हैं सोनिया, एक ऐसी लड़की जो मजबूरी में बहुत कुछ करती है, पर उसकी आत्मा इस कहानी में सबसे पाक है। सोनिया उसके लिए वो आईना है जो उसे उसकी थ्योरी का खोखलापन दिखाती है, और वही उसे पश्चाताप का रास्ता भी दिखाती है। सेक्शन 5 द पाथ टू कन्फेशन। अब धीरे धीरे बाहर के और अंदर के हालात दोनों मिलकर रस्कोल्निकोव को सच की तरफ धकेलने लगते हैं। पोरफीरी का दिमागी खेल और भी तेज हो जाता है। वो कोई सबूत नहीं लाता, बल्कि वो रास्कोल्निकोव की ही बातों, उसकी ही थ्योरी को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है, और धीरे धीरे उसे एक ऐसे कोने में धकेल देता है जहां कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तो अब रस्कोल्निकोव के सामने दो रास्ते साफ थे। एक रास्ता था स्विद्रिगाइलोव का, यानी अहंकार का रास्ता। भाग जाओ, बच निकलो, मानो कि तुम कानून से ऊपर हो। पर यह रास्ता जाता था खालीपन की तरफ। और दूसरा रास्ता था सोनिया का, विनम्रता का रास्ता। अपनी सजा कबूल करो और दुख के रास्ते ही सही दोबारा इंसानियत से जुड़ो। और आखिरकार वो सोनिया का रास्ता चुनता है। जब वो पुलिस स्टेशन में जाकर अपना जुर्म कबूल करता है तो वो लम्हा उसकी हार का नहीं, बल्कि उसकी जीत का होता है, उसकी आज़ादी की तरफ पहला कदम। जैसे ही उसने अपने ईगो, अपनी थ्योरी को छोड़ा, उसकी आत्मा आज़ाद होने लगी। हमारा आखिरी सेक्शन रिडेम्पशन थ्रू सफरिंग, यानी दुख से मुक्ति। साइबेरिया की जेल उसकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उसे 8 साल की सजा मिलती है साइबेरिया में। ये तो हुई बाहरी सजा, पर असली सजा तो अंदर चल रही थी। अपने ईगो से लड़ने की सजा, ये समझने की सजा कि उसने सिर्फ एक कानून नहीं तोड़ा, बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक पाप किया है। क्योंकि देखिए, सिर्फ जेल जाना काफी नहीं होता, असली बदलाव तो दिल से आता है। और ये बदलाव, ये किसी थ्योरी या लॉजिक से नहीं आ सकता था, ये आया निस्वार्थ प्यार से। सोनिया, जैसा उसने वादा किया था, उसके पीछे साइबेरिया तक पहुंच जाती है। वो कुछ कहती नहीं, कुछ मांगती नहीं, बस खामोशी से उसका साथ देती है। और धीरे धीरे सोनिया का ये प्यार रस्कोल्निकोव के पत्थर दिल को पिघला देता है। और फिर एक दिन वो उसके कदमों में गिरकर बच्चों की तरह रोने लगता है। वो पहला दिन था जब उसे अपने किए पर सच्चा पछतावा हुआ। उसका घमंड गिल्ट से गुजरता हुआ आखिरकार विनम्रता में बदल गया, और यही था उसका असली पुनर्जन्म। तो आखिर उसकी मुक्ति के पीछे क्या क्या था? सबसे बड़ा हिस्सा था निस्वार्थ प्यार का। फिर अपने दुख को स्वीकार करने की हिम्मत, जुर्म कबूल करने का फैसला, और हाँ, ज़मीर की वो हल्की सी आवाज़ जो उसके अंदर कभी मरी नहीं। इन सब चीज़ों ने मिलकर उसे एक नई सुबह दिखाई। तो ये कहानी सिर्फ एक नॉवेल के किरदार की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसके अंदर एक छोटा सा रस्कोल्निकोव छिपा है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमारा दिमाग, हमारा लॉजिक, हमारे ज़मीर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। तो सवाल ये है कि हमारे अंदर का रस्कोल्निकोव कब जीत जाता है?